पढ़ाने से प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रोमन राजनीतिक विचारक सिसरो का जीवन परिचय और उसकी रचनाएं। लेक्चर नंबर 92। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, सिसरो जीवन परिचय और रचनाएं। यस स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जो रोमन राजनीतिक विचारक हैं उसमें हम 3 विचारक आपको गंभीरता से समझाएंगे: सिसरो, पोलिबियस, सेनेका। आज हम रोमन राजनीतिक विचारकों में से प्रथम विचारक समझा रहे हैं। कौन? सिसरो। अब सिसरो के बारे में आज हम केवल 2 बातें ले रहे हैं: सिसरो का सामान्य रूप में जीवन परिचय और सिसरो के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं, पुस्तकें, गौरव ग्रंथ लिखे गए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बेटा, किसी न किसी रूप में सिसरो की रचनाओं के बारे में प्रश्न पूछा ही जाता है। कारण क्योंकि सिसरो एक ऐसा रोमन राजनीतिक विचारक था जिसको यूनान की राजनीति का ज्ञान था। यूनान का राजनीतिक ज्ञान होने के साथ ही साथ प्लेटो की रचनाओं के बारे में भी सिसरो को जानकारी थी। इसलिए सिसरो ने अपनी रचनाओं का नाम भी प्लेटो की रचनाओं की तरह ही लिखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसको समझने का तरीका बताते हैं कि रोमन राजनीतिक विचारकों को कैसे समझें। चलिए, हमने यहाँ आपके लिए डायग्राम बनाया। सबसे पहले बेटा देखो, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को यदि आपको बेहतर तरीके से समझना हो तो इसके लिए ये फॉर्मूला साथ लेकर चलना होगा। क्या? कि इसमें जितनी भी कड़ियाँ हैं उन कड़ियों को व्यवस्थित रूप में समझते हुए आगे बढ़े। जैसे पहली जो कड़ी आती है वो आती है यूनानी राजनीति, यूनानी दर्शन, यूनानी राजनीतिक चिंतन। तो यूनानी राजनीतिक चिंतकों की बात आती है तो इसमें मुख्यतः सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आते हैं। इसके बाद में जो यूनानी राजनीतिक दर्शन था, ये यूनानी राजनीतिक दर्शन वास्तविक रूप में मौलिक था। क्या था बेटा? ये मौलिक था। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसके बारे में मैंने आपको प्लेटो, अरस्तु, सुकरात सब कुछ अच्छे से समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यूनानी राजनीतिक चिंतन के बाद में, मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन में लास्ट में आता है अरस्तु, और अरस्तु के चिंतन के बाद में आता है स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद। मैंने अरस्तु के बाद के चिंतन के अंतर्गत स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा को आपको अच्छे से समझा दिया है। आप इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन के बाद में स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा आती है, और ये दोनों विचारधाराएं ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में रोमन राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करती हैं। मतलब यहाँ दूसरी कड़ी आती है स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद, और तीसरी कड़ी आती है रोमन राजनीतिक चिंतन। तो स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद का प्रभाव रोमन राजनीतिक विचारकों पर पड़ता है। इसी के साथ में ये ध्यान रखना है आपको कि यूनानी राजनीतिक विचारकों का भी किसी न किसी रूप में रोमन राजनीतिक विचारकों के ऊपर प्रभाव पड़ा था। ये आपको ध्यान में रखना। हाँ, आपको ये जरूर समझना है कि जो रोमन राजनीतिक चिंतन था, जो रोमन राजनीतिक विचारक थे, वास्तविक रूप में राजनीतिक चिंतन में इनका कोई मौलिक योगदान नहीं रहा। ये आपको नोट करना है, इनका कोई मौलिक योगदान नहीं रहा है। जैसे कि राजनीतिक चिंतन में यूनानी राजनीतिक विचारकों का मौलिक योगदान रहा है, लेकिन रोमन राजनीतिक विचारकों का राजनीतिक चिंतन में मौलिक योगदान नहीं रहा है। अब रोमन राजनीतिक विचारकों में हम मुख्यतः 3 विचारकों को समझेंगे: सिसरो, पोलिबियस और सेनेका, जिसमें से आज हम पहला विचारक ले रहे हैं सिसरो, और सिसरो के अंतर्गत भी हम इसका जीवन परिचय और रचनाएं आपको समझाएंगे। तो ये कड़ियां आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएं बेटा, यूनानी राजनीतिक चिंतन हो गया, अरस्तु के बाद का चिंतन हो गया, मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन के बाद का चिंतन हो गया स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद। दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी है रोमन राजनीतिक चिंतन। तीसरी कड़ी क्या होगी? रोमन राजनीतिक चिंतन, जो कि राजनीतिक चिंतन में कोई मौलिक योगदान नहीं देता है। अब रोमन राजनीतिक चिंतन के बाद में क्या आता है बेटा? मध्य युग का राजनीतिक चिंतन। मध्य युग के बाद में क्या आता है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन। तो इस तरीके से इन कड़ियों को क्रमबद्ध रूप में समझना है। अभी तक तो हम केवल रोमन राजनीतिक चिंतन तक पहुँचे हैं। अब रोमन राजनीतिक चिंतकों को अच्छे से समझने के बाद में फिर मध्ययुग की चर्चा करेंगे। मध्ययुग के बाद में आधुनिक राजनीतिक चिंतन, समकालीन राजनीतिक चिंतन को आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं
सिसरो की। सबसे पहले तो आपको बेटा ये ध्यान रखना है, मैंने पहले ही यहाँ नोट कर दिया है कि राजनीतिक चिंतन में रोमन राजनीतिक विचारकों का कोई मौलिक योगदान नहीं रहा है। ना सिसरो का रहा है, ना पोलिबियस का रहा है, ना सेनेका का रहा है। मतलब सिसरो, पोलिबियस, सिसरो, पोलिबियस और सेनेका, ये तीनों रोमन राजनीतिक विचारक ऐसे हैं जिनका राजनीतिक चिंतन में कोई मौलिक योगदान नहीं रहा है। जैसा कि स्वयं शेवाइन ने भी कहा है कि उसकी पुस्तकें संकलन मात्र हैं। उसकी किसकी? सिसरो की। सिसरो की पुस्तकें संकलन मात्र हैं, मतलब राजनीतिक चिंतन में इनका कोई मौलिक योगदान नहीं है। ये आपको ध्यान। अब केवल सिसरो की बात नहीं है ये, सिसरो, पोलिबियस और सेनेका, इन तीनों का राजनीतिक चिंतन में कोई मौलिक योगदान नहीं रहा है, जैसा कि यूनानी राजनीतिक चिंतकों का रहा है। प्लेटो और अरस्तु का मौलिक योगदान रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो अगली मूल बात आती है, यहाँ मैंने लिखा है कि ऐसा लगता है जब हम सिसरो का अध्ययन करते हैं, सिसरो की रचनाओं का जब अध्ययन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सिसरो ने प्लेटो का अनुसरण किया है और सिसरो वास्तविक रूप में यूनानी राजनीति का ज्ञान रखते थे। मतलब सिसरो को यूनानी राजनीति का ज्ञान था, सिसरो ने प्लेटो का किसी न किसी रूप में अनुसरण किया है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यूनानी राजनीति का ज्ञान सिसरो को था। ये आपको नोट कर लेना है, क्योंकि तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास को वास्तविकता के धरातल पर गहराई में जाकर, इसमें गोते लगाकर, तैरकर और डूबकर अच्छे से समझ पाएंगे। अब आता है नेक्स्ट बात, स्टोइक दर्शन को आगे बढ़ाया। अब देखिएगा बेटा, जो ये स्टोइक दर्शन है, जो ये एपिक्यूरियनवाद का दर्शन है बेटा, इस स्टोइकवाद को, इस स्टोइकवाद की विचारधारा को जो है सिसरो ने ही आगे बढ़ाया है। अब जरा देखिएगा, यूनानी दर्शन की बात भी आ रही है कि भाई यूनान से किसी न किसी रूप में सिसरो प्रभावित रहा है, फिर स्टोइक दर्शन को भी आगे बढ़ा रहा है। इसका मतलब इनमें से जो अच्छी अच्छी बातें इनको रोमन राजनीतिक विचारकों ने आगे बढ़ाया है, उसका अनुसरण किया है। इसलिए तो कहा गया है कि इन्होंने राजनीतिक चिंतन में कोई मौलिक योगदान नहीं दिया है, क्योंकि कुछ बातें इधर से लिए, यूनान से लिए, कुछ बातें इन्होंने स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद से लिए, जो कि अरस्तु के बाद का राजनीतिक चिंतन है, यूनान के बाद का राजनीतिक चिंतन है। तो डेफिनेटली आप ये बात कह सकते हैं कि जो सिसरो हैं, इन्होंने स्टोइक दर्शनों को आगे बढ़ाया। अब स्टोइक दर्शन, एपिक्यूरियनवाद का दर्शन, ये दोनों विचारधाराएं क्या हैं, इनके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, यहाँ पर इनकी व्याख्या करने की कतई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बेटा, जो ये सिसरो हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जो ये सिसरो हैं, इन सिसरो का मध्य युग के राजनीतिक चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। मैंने लिख भी दिया है, मध्य युग के राजनीतिक चिंतन पर इनका सबसे अधिक प्रभाव। मतलब रोमन राजनीतिक चिंतन के बाद में जो मध्य युग का राजनीतिक चिंतन आता है, उस मध्य युग के राजनीतिक चिंतन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से रोमन राजनीतिक विचार का पड़ा है? सिसरो का। इसका मतलब अब ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अब मध्य युग को समझना हो आपको, मध्य युग के राजनीतिक चिंतन को समझना हो आपको, तो बेटा रोमन राजनीतिक विचारकों को समझना होगा। रोमन राजनीतिक विचारकों को समझना हो तो स्टोइकवाद, एपिक्यूरियनवाद को समझना होगा। स्टोइकवाद, एपिक्यूरियनवाद को समझना है तो यूनानी दर्शन को समझना होगा। मूल बात यह है कि इनको क्रमबद्ध रूप में समझना जरूरी है। सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? सिसरो का। किसके ऊपर? मध्य युग के राजनीतिक चिंतन के ऊपर। अब आता है सिसरो का कब जन्म होता है, तो बेटा ये तो मैं नहीं भी बताऊँ तो सामान्य सी बात है, जन्म मरण के बारे में तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ईस्वी पूर्व 106 में सिसरो का जन्म होता है। और सिसरो ने, क्योंकि रोम की जो महान विरासत है वो कानून ही तो है, सकारात्मक कानून के बारे में सबसे ज़्यादा योगदान रोम ने ही तो दिया है। संप्रभुता की धारणा के बारे में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है? रोम ने ही तो दिया है, रोमन राजनीतिक विचारकों ने ही तो दिया है। संप्रभुता की अवधारणा बीज रूप में रोमन राजनीतिक चिंतन में ही तो है। यूनानी राजनीतिक दार्शनिकों को तो संप्रभुता के बारे में जानकारी नहीं थी, किसी रूप में उन्होंने चर्चा ही नहीं की है। तो विधि शास्त्र का इन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया और सिसरो ने वकील के रूप में ख्याति अर्जित की, यश अर्जित किया। इनकी ख्याति चारों तरफ थी। किसके रूप में? वकील के रूप में। अब अगली जो बात आती है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यूनानी राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले सुकरात का नाम आता है? सुकरात का जो शिष्य था वो कौन था बेटा? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु। तो सुकरात ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए विश्वान किया और इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। अब सुकरात ने कब, कैसे,
क्यों विस्फान किया, तो ये तो मैंने सारी की सारी बातें सुकरात के साथ आपको बता दी हैं, यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि सुकरात ने सत्य के लिए विस्फान किया, न था चाहता तो सुकरात जेल में से भी निकल सकता था। जेलर ने कह दिया था कि आपके साथ जो हुआ है वो अन्याय हुआ है, आप जेल में से जाइएगा, लेकिन सुकरात ने साफ कह दिया कि मैं जेल से नहीं जाऊँगा। अगर मैं जेल से जाऊँगा तो मैं एथेंस का सबसे बड़ा अपराधी कहलाऊँगा, मैं कानून का उल्लंघन करने वाला कहलाऊँगा। इसलिए मुझे मालूम है कि कानून गलत है, शासन गलत है, लेकिन फिर भी मैं कानूनों का पालन करूँगा। सुकरात सत्य के लिए विस्फान करता है, जहर का प्याला पी लेता है। तो जैसे सुकरात ने सत्य के मार्ग पर चलते हुए विस्फान किया है, तो उसी प्रकार से सिसरो ने राजनीति को नैतिकता के मार्ग पर उन्मुख करने के प्रयत्नों में आत्म आहुति दी है। क्या आत्माहुति दी, या इन्होंने भी अपना प्राण त्यागा, किसके लिए, राजनीति को नैतिकता के मार्ग पर उन्मुख करने के प्रयत्नों में ही इन्होंने अपने प्राणों का जो है बलिदान किया। तो इन दोनों की समान बातें आती हैं। ये सुकरात ने सत्य के लिए और सिसरो ने जो है राजनीति को नैतिकता के मार्ग पर उन्मुख करने के लिए अपने प्राणों का जो है न्योछावर किया, अपने प्राणों को जो है बलिदान किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सुकरात की रचनाएं। आपको मैंने प्लेटो की रचनाएं अच्छे से बता दी हैं, अरस्तु की रचनाएं भी बता दी हैं। अब प्लेटो की रचनाओं में जैसे सबसे महत्वपूर्ण रचना आती है इनकी रिपब्लिक, और अंतिम रचना प्लेटो की आती है लॉज। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिसरो की जो रचनाएं हैं इनका नाम भी उसी तरीके से रखा गया है जैसे कि प्लेटो ने अपनी रचनाओं का नाम रखा था। तो इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि सिसरो ने जो है प्लेटो का अनुसरण किया है और सिसरो को यूनान की राजनीति का ज्ञान था। ये बात इससे स्पष्ट होती है। रचनाओं में इसकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं 4। पहली है डी रिपब्लिका। अब आप देखिएगा प्लेटो की रचना भी रिपब्लिक है ना, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई यूनान की राजनीति का इनको ज्ञान था, प्लेटो का इन्होंने अनुसरण किया है। किसने, सिसरो ने। पहली रचना है डी रिपब्लिका। बेटा डी रिपब्लिका में प्लेटो ने, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक में प्लेटो ने जिस आदर्श की बात की थी, जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात की थी, वो केवल कपोल कल्पना मात्र थी जिसको व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन सिसरो ने अपनी रचना रिपब्लिका में जिस आदर्श की बात की है वह आदर्श वास्तविकता के निकट है, मतलब इस आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य की बात की है वो एक कल्पनालोक है, कल्पना की बात करता है, उसको वास्तविकता में प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरी रचना है डी फॉर डॉग, डी लिगिबस। डी लिगिबस में सिसरो ने कानून की महत्वपूर्ण रूप में विवेचना की है। क्या, कानून की महत्वपूर्ण रूप में विवेचना की है, मतलब इस पुस्तक में इन्होंने कानून के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तीसरी है डी ऑफिसिस। डी नोट करें, डी ऑफिसिस। सिसरो ने अपनी रचना डी ऑफिसिस में नैतिकता एवं राजनीतिक कर्तव्यों की विशद विवेचना की। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सिसरो ने अपनी रचना ऑफिसिस में नैतिकता एवं राजनीतिक कर्तव्यों की व्यापक रूप में विवेचना की है। अब आपसे एग्जाम पूछा भी जा सकता है कि भाई सिसरो ने डी ऑफिसिस में निम्न में से किसकी चर्चा की है। 4 विकल्प दे दी जाएंगे, आपको ये ध्यान है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ऐसे पूछ लिया जाए कि सिसरो ने डी लिगिबस में किसका वर्णन किया है, किसकी विवेचना की है, कानून की है। ऐसे पूछा जा सकता है सिसरो ने डी रिपब्लिका में किसका उल्लेख किया है, तो आपको 4 विकल्प दे दी जाएंगे। इसमें से एक होगा आदर्श राज्य का वर्णन, तो आदर्श राज्य का ही इन्होंने वर्णन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम लॉज है। अब जरा देखिएगा, प्लेटो की अंतिम रचना भी लॉज है और इनकी रचना का नाम भी लॉज है। इसका मतलब प्लेटो की रचनाओं के आधार पर इन्होंने भी अपनी रचनाओं का नाम जो है रखा है। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, सिसरो का जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। तो ये 4 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इन 4 रचनाओं के नाम आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा सिसरो के महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार। अगला लेक्चर के में हम जो है इनके राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे। ये मैं पुनः कह रहा हूँ कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझना हो तो इसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें यदि कोई भी कड़ी आप छोड़ देते हैं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये मैं पहले आपको अवगत करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो मुझे विश्वास है आज का लेक्चर आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।